हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में टाइडल एनर्जी का कुछ थोड़ा सा पार्ट किया था। आज हम टाइडल एनर्जी को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो पिछली पार्ट वन में यदि आपने नहीं देखा पार्ट वन को, तो आप जाके देख सकते हैं जब भी आप पार्ट टू पे आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो टाइडल एनर्जी का मतलब ज्वारीय ऊर्जा। महासागरों में जल के उठने और गिरने को उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कहा जाता है। टरबाइन को घुमाने के लिए उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कई मीटर, लगभग 5 मीटर के अंतर की जरूरत होती है। ज्वारीय बैराज का निर्माण करके ज्वार में इस अंतर से ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। उच्च ज्वार के दौरान समुद्री जल बैराज के जलाशय में प्रवाहित होता है, जिससे टरबाइन घूमते हैं और इसमें लगे जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होता है। जब निम्न ज्वार के दौरान समुद्र का स्तर कम होता है, तो ज्वारीय बैराज में संग्रहित समुद्र का जल बाहर आता है, जिससे पुनः टरबाइन टरबाइन घूमते हैं। इसमें इसमें लगे जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होती है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता लगभग 15,000 मेगावाट होने का अनुमान है। भारत में संभावित ज्वारीय शक्ति निम्न स्थानों पे है, जैसे खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी 1000 मेगावाट और सुंदरबन डेल्टा 100 मेगावाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए विश्व के ज्वारीय शक्ति स्थल बहुत कम हैं। द बे ऑफ फंडे कनाडा में 17 या 18 मीटर ऊंचे ज्वार के साथ 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। पहली आधुनिक ज्वारीय विद्युत मिलों में से एक फ्रांस के ला रेस में है। महासागरीय तरंग ऊर्जा, ओशन वेव एनर्जी, समुद्र की लहरों की शक्ति जो दोलनशील जल स्तंभ के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम पर काम करती है का अपनी पूर्ण क्षमता का दोहन नहीं किया गया है, सिवाय नौवहन सहायता के लिए विद्युत की आपूर्ति के रूप में। भारत ने स्वदेशी प्रयास के रूप में केरल में त्रिवेंद्रम के पास विजिनिजम फिशरी हार्बर में एक तरंग ऊर्जा परियोजना शुरू की है। इसके पूरा होने पर परियोजना से प्रति वर्ष 4.45 लाख यूनिट ऊर्जा उत्पादन प्राप्त होने की उम्मीद थी। इस परियोजना के वास्तविक परिणाम स्वरूप 1991 में सामने आई, जब इसने केरल राज्य विद्युत बोर्ड के ग्रिड के लिए विद्युत का उत्पादन शुरू किया। समुद्री तापीय ऊर्जा, ओशन थर्मल एनर्जी, जैसे कि सूर्य की रोशनी समुद्र की सतह पर पड़ती है। जब सूर्य की रोशनी सम, समुद्र की सतह पर पड़ती है तो क्या होता है, ऊपरी सतह गर्म हो जाती है, जबकि निचली परतों का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। समुद्री की ऊपर और निचली परतों के बीच इस तापमान के अंतर का उपयोग महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्रों, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट ओटीईसी के माध्यम से विद्युत उत्पादन की जाती है। ओटीईसी विद्युत संयंत्र के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करने के लिए सतह और गहरे स्तरों के बीच न्यूनतम तापमान अंतर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लाभ क्या है? महासागरीय तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा मुक्त और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। महासागर प्रणालियों द्वारा विद्युत के उत्पादन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन नहीं होता है, जिससे यहाँ पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ऊर्जा ग्रहण और रूपांतरण से तटरेखा की रक्षा करने में मदद मिलती है। विद्युत का निरंतर उत्पादन होता है क्योंकि ज्वार एक दिन के 24 घंटे और वर्ष के 365 दिन 365 दिन सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। इसके नुकसान क्या है? यह वन्य जीव आवासों के विश्व स्थापन का कारण बनता है। ज्वारीय बैराज का निर्माण से ज्वार के आने और जाने पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश का खतरा पैदा हो जाता है। ज्वारीय बैराज में लगे टरबाइन से गुजरने वाली प्रवासी मछलियां मर जाती हैं। महासागरों से ऊर्जा का दोहन केवल उन्हीं क्षेत्रों से किया जा सकता है जहां उपयुक्त तरंग गति या ज्वारीय प्रवाह हो, इसीलिए इनका अंतर्देशीय उपयोग नहीं किया जा सकता।
ऊर्जा का उत्पादन ज्वार भाटे के दौरान ही किया जा सकता है। प्रारंभिक लागत अधिक है क्योंकि बैराज सिस्टम में लगे उपकरण लवण प्रतिरोधी होनी चाहिए। जिन चैनलों पर बैराज बनाया गया है उनके माध्यम से बड़े समुद्री जानवरों और जहाज़ों की आवाजाही बाधित होती है। तूफान के दौरान अत्यधिक तीव्रता वाली लहर उत्पन्न होती है। तो ये हमारे नुकसान थे और वो हमारे फायदे थे। तो हमने नुकसान और फायदे दोनों पढ़ लिए। अब है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जब पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों से उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह के नीचे कई स्थानों पर उच्च तापमान और उच्च दबाव वाले भाप क्षेत्र मौजूद हैं। चट्टानों के अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद रेडियोधर्मी पदार्थ विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से इस गर्मी को उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा भाप या गर्म जल के रूप में या तो पृथ्वी की सतह से या दरारों के माध्यम से प्राकृतिक गीजर के रूप में जमीन पर निकलती है, जैसे मणिकरण, कल्लू और सोहाना। हरियाणा में है ये कल्लू और सोहाना। जिस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिलती उसे कृत्रिम रूप से गर्म चट्टानों तक सुराख करके भाप या गर्म जल को उच्च दबाव पर पाइप के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। पाइप में लगे जनरेटर के टरबाइन घूमते हैं जिससे विद्युत उत्पन्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड में कई भूतापीय संयंत्र सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा उसके लाभ। किसके लाभ? जो अभी हमने पढ़ा, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय। तो भूतापीय ऊर्जा का बार बार उपयोग और पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यह एक आजीवन ऊर्जा संसाधन है। भूतापीय ऊर्जा सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत में से एक है क्योंकि इससे विद्युत पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन को नहीं जलाया जाता है। उच्च ताप स्रोत पृथ्वी के कोर से आने वाली ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है जिसमें भूतापीय संयंत्रों से विद्युत उत्पन्न करने की शक्ति होती है। तो इसके नुकसान भी हैं। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक अच्छी जगह खोजने की जरूरत है जहां निरंतर और पर्याप्त मात्रा में गर्म भाप मौजूद है। इसीलिए भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सभी क्षेत्र उपयुक्त नहीं हैं। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। भूतापीय साइट को अंतिम रूप देने के लिए ड्रिलिंग और परीक्षण की आवश्यकता होती है जिसमें बहुत धन की आवश्यकता होती है, बहुत पैसा लगता है। बायोमास ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, पौधों और जानवरों द्वारा निर्मित जैविक और कार्बनिक पदार्थ जिसमें कृषि अपशिष्ट, फसल अवशेष, लकड़ी, खाद, मवेशियों का गोबर, सीवेज आदि शामिल हैं को बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। बायोमास ऊर्जा के क्या प्रकार है? कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट बायोमास, कृषि फसल अवशिष्ट, खोई, गन्ना अवशेष, मूंगफली के छिलके, कपास के डंठल, नारियल के गोले आदि कुछ सामान्य कृषि अपशिष्ट है जिसे जलाने से ऊर्जा उत्पन्न होता है। मत्स्य पालन और कुक्कुट अपशिष्ट, पशु गोबर, यहाँ तक कि मानव कचरा भी बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। ब्राजील में 30% विद्युत खोई जलाने से पैदा होती है। ग्रामीण भारत में जानवरों के गोबर के उपलों का उपयोग जलाकर गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है। कृषि अपशिष्ट पशुओं के गोबर के केक और लकड़ी का उपयोग लगभग 80% ग्रामीण ताप ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। खुली भट्टियां जिन्हें चूल्हा कहा जाता है जिनकी दक्षता 8% से कम होती है जो आम तौर पर धुआं पैदा करती हैं, जिनका उपयोग अपशिष्ट बायोमास का जलाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में बेहतर दक्षता और लंबी चिमनी वाले धुएं रहित चूल्हे का उपयोग किया जाता है। जानवरों के कचरे और पौधों के अवशेषों के दहन से बहुत अधिक धुआं पैदा होता है जिससे वायु प्रदूषण होता है और अपशिष्ट अवशेषों के रूप में बहुत अधिक राख पैदा होती है
जब हम गोबर को जलाते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बायोमास को जैव ईंधन या बायोगैस में बदलने की सलाह दी जाती है। ऊर्जा वृक्षारोपण एनर्जी प्लांटेशन। हर पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से सौर ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य की सौर ऊर्जा बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा वृक्षारोपण से ऊर्जा या तो सीधे जलाकर या किण्वन द्वारा ईंधन या ज्वलनशील गैस में परिवर्तित करके उत्पादित की जाती है। ऊर्जा वृक्षारोपण के उदाहरण है गन्ना, चुकंदर, मिट्टी ज्वार, जलीय खरपतवार जैसे जल कुंभी और समुद्री खरपतवार और कार्बोहाइड्रेट युक्त आलू, अनाज और तेजी से बढ़ने वाले पेड़ जैसे चिनार और जैसे जड़ी बूटी घास आदि। पेट्रो फसलें पेट्रो क्रॉप्स क्या होते हैं? कुछ पौधे या शैवाल हाइड्रोकार्बन से भरपूर होते हैं और उच्च तापमान और दबाव में तेल जैसे पदार्थ पैदा करते हैं। यह तेलीय पदार्थ वास्तव में ऊर्जा के एक संभावित स्रोत होते हैं। इसे या तो गैसोलीन बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है या इसे सीधे डीजल इंजनों में जलाया जा सकता है। ऐसी पेट्रो फसलों के उदाहरण ताड़ के तेल और यूफोर्बिया जैसे पौधे। अब इसके भी लाभ देखिए। अपशिष्ट या बेकार पदार्थ या सामग्री का उपयोग हो जाता है। सेकंड, ईंधन उत्पादन का लागत कम होता है। तीसरा, बायोमास जीवाश्म ईंधन की तरह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है। विद्युत पैदा करने के लिए बायोमास का उपयोग विभिन्न प्रकार के ईंधन के निर्माण के लिए किया जा सकता है। बायोमास ऊर्जा अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण लागत को कम करने में मदद करती है। इसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल का जीवन बढ़ जाता है। बायोमास ऊर्जा से ईंधन उत्पादन में नकारात्मक लागत होती है क्योंकि इसमें अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग होता है। बायोमास ऊर्जा के उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आती है। नुकसान। बायोमास ऊर्जा के उत्पादन में मुख्य समस्या पर्याप्त मात्रा में ईंधन एकत्र करना है। ये नुकसान है। यह हमेशा उपलब्ध नहीं रहता है। बायोक्रॉप्स का मूल्य खाद्य फसल से अधिक है, इसीलिए यह खाद्य उत्पादन को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन की कमी और कीमतों में वृद्धि होगी। इससे वायु प्रदूषण पैदा करने वाले ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है हमारा गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें क्या आता है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन होते हैं। जीवाश्म ईंधन में मृत कार्बनिक पदार्थ कई वर्ष पहले जीवित रहने वाले जीवों के अंश का भंडार शामिल होता है। इसे बनने में सदियों लग सकते हैं। ऊर्जा प्रावधान के लिए जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं: कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म ईंधन और बायोगैस की ऊर्जा की मात्रा। कोयला लगभग 255 से 350 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग के दौरान पृथ्वी के गर्म नम क्षेत्रों में कोयले का निर्माण हुआ था। लगभग 255 से 350 के मिलियन के बीच में। इतने सालों में क्या हुआ था? कोयले का निर्माण हुआ था। इस काल में जो पेड़ पौधे और जीव जंतु नदियों और दलदलों के किनारे जीवित दब गए या उनकी मृत्यु के बाद मिट्टी में दब गए और अत्यधिक दाब और ताप के कारण धीरे धीरे लाखों वर्षों की अवधि में पीट और कोयले में परिवर्तित हो गए। वनस्पति जो आंशिक रूप से विघटित हो गई थी और तलछटी वातावरण में गहराई से दब गई थी, धीरे धीरे ठोस भंगुर कार्बन युक्त चट्टानों में परिवर्तित हो गई, जिसे आमतौर पर कोयले के रूप में जाना जाता है। कोयला दुनिया में लगभग 6000 बिलियन टन के कुल पुनर्प्राप्ति योग्य संसाधन के साथ सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। खपत की वर्तमान दर अनुसार कोयले के भंडार अगले 200 वर्षों तक रहने की संभावना है। यदि उपयोग की दर प्रति वर्ष 2% बढ़ जाती है तो यह अगले 65 वर्षों के भीतर खत्म हो सकता है। यदि
2% बढ़ जाती है इसकी मांग। यदि इसको यूज़ करने वाले जो है वो बढ़ जाता है, यूज़ सही ढंग से ना करा जाए या ज़्यादा, मतलब कि ये लिमिटेड है। विभिन्न प्रकार के कोयले। कोयले 4 प्रकार के यहाँ दिखाए गए हैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, उपबिटुमिन्स, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट जैसे कार्बन का प्रतिशत है 92 से 98 के बीच में, 78 से 90 के बीच में, 75 से 83, और ये सभी देख लीजिए इसको। कोयले के भंडार देश में आसमान रूप से वितरित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कोयला की बड़ी भंडार है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित मध्य भारत में कुल कोयला भंडार का 22% कोयला भंडार है। भारतीय कोयला को ऊष्म उत्पादन हीट कैपेसिटी के मामले में अच्छा कोयला नहीं माना जाता है। भारत में दुनिया के कुल कोयले का लगभग 5% हिस्सा है। बोकारो, झरिया, रानीगंज, गोदावरी घाटी और सिंगरौली भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। ये क्या है? कोयला क्षेत्र है। जो मैंने अभी नाम बताए वो कोयला के क्षेत्र हैं। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। जो एंथ्रोसाइट कोयला होता है वो कहाँ? खाली जम्मू ही कश्मीर में पाया जाता है। पीट पीट को कोयला का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत यह एक नरम कार्बनिक पदार्थ है जिसमें आंशिक रूप से सड़े हुए पौधे और कुछ मामलों में जमा खनिज पदार्थ होते हैं। उच्च दबाव और ताप के संपर्क में आने पर पीट कोयला बन जाता है। पीट 60% कार्बनिक पदार्थ आमतौर पर दलदल या दलदल में पाए जाने वाले फर्न और वनस्पति से बना होता है। इसमें 55 से 60% कार्बन और 30 से 35% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नमी की मात्रा भी अधिक होती है। पीट का ऊष्मायन 5400 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। बायोगैस 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 का कैलोरी मान लगभग 5000 से 5500 किलो कैलोरी प्रति किलो होता है और प्राकृतिक गैस का कैलोरी मान लगभग 13 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इसके लाभ क्या है? कोयला एक रेडीमेड आजमाया और परखा हुआ ईंधन है। इसे खदान से निकालने और ऊर्जा में परिवर्तित करने की लागत खर्च अपेक्षाकृत सस्ता होता है। कोयला पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है। तेल या गैस की तुलना में कोयला की आपूर्ति अधिक समय तक चलेगा। एक ही स्थान पर अत्यधिक मात्रा में विद्युत पैदा करने की क्षमता कोयला में है। कोयला का ऊष्मायन अधिक होता है। पूरी दुनिया को ऊर्जा आपूर्ति करने की विशाल क्षमता कोयले के पास है। जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचना पूरी तरह से विकसित है। तरल या गैसीय जीवाश्म ईंधन का परिवहन आसानी से संभव है। विद्युत का उत्पादन एक साधारण दहन प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। कोयला अन्य ईंधनों की तुलना में अत्यधिक स्थिर प्रकृति के होते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा की तुलना में कोयला सस्ता स्रोत है। नुकसान: अत्यधिक दोहन के कारण उनकी काफी कमी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। खदान से कोयला निकालने से पारिस्थितिक संतुलन को खतरा होता है और भूकंप का कारण भी हो सकता है। जीवाश्म ईंधन के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। कोयला जलाने से ग्रीनहाउस गैसों सहित अन्य वायुमंडलीय प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। कोयले की सीमित आपूर्ति है। पर्यावरण रूप से कोयले के खनन से भूमि के विस्तृत क्षेत्रों का विनाश होता है। कोयला श्रमिक अपने जीवन को खतरे में डालकर इस जीवाश्म ईंधन को खनन करते हैं। कोयला खनन को दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक माना जाता है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम का वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है और यह कोयले से भी अधिक स्वच्छ है। कुल पेट्रोलियम भंडार का 67% दुनिया के 13 देशों तक सीमित है जो एक साथ ओपेक ओपीईसी पेट्रोलियम
निर्यातक देशों का संगठन बनाते हैं। सऊदी अरब के पास तेल भंडार का 25% हिस्सा है। यदि हम वर्तमान दर पर कच्चे तेल का उपयोग जारी रखते हैं तो अगले 40 या 40 वर्षों में दुनिया के कच्चे तेल के भंडार समाप्त होने की उम्मीद है। भारत में कच्चा तेल का उत्पादन सर्वप्रथम उत्तर पूर्वी असम के माकुम में शुरू किया गया था। बाद में उत्तर पूर्व में डिब्रूगढ़, नरहल, लाटिया और सुरमा घाटी में कच्चे तेल के लिए ड्रिलिंग की गई। केम्बो, गुजरात की खाड़ी आसपास भी तेल क्षेत्र स्थित हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मुंबई के उत्तर पश्चिमी में 167 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाराष्ट्र के महाद्वीपीय शेल्फ पर बॉम्बे हाई में तेल की खोज थी। हाल ही में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी की डेल्टा तटों की अपतटीय क्षेत्रों में भी तेल पाया गया है। भारत में तेल की संभावनाएं कोयले जितनी अधिक नहीं हैं, लेकिन मांग बहुत अधिक है और देश की ओपेक देशों से उच्च दरों पर तेल आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक का एक जीवाश्म उपहार प्राकृतिक गैस है जिसमें 95% मीथेन होता है और थोड़ी मात्रा में ईंधन और प्रोपेन भी होता है। प्राकृतिक गैस के भंडार तेल के भंडार के साथ होते हैं या वे स्वतंत्र रूप से भी हो सकते हैं। जीवाश्म ईंधनों में यह ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत है। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपलाइनों के माध्यम से आसानी से किया जाता है या बिना धुएं के जलता है और इसका कैलोरी मान ज़्यादा होता है। घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन और पेट्रोकेमिकल उद्योगों और उर्वरक संयंत्रों के लिए कच्चे माल के रूप में भी गैसों का उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल के शोधन और आंशिक आसवन संयंत्र से उप उत्पाद के रूप में प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। कुल प्राकृतिक गैस का लगभग 40% रूस में मिलती है। उसके बाद ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार तेल क्षेत्रों के सहयोग से पाए जाते हैं। जैसलमेर, त्रिपुरा, मुंबई अपतटीय क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में कुछ नए क्षेत्रों की खोज की गई है। एलपीजी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का व्यापक रूप से खाना पकाने के लिए एक घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसके मुख्य सामग्री गंधहीन ब्यूटेन होती है जिसमें रिसावा की पहचान करने के लिए प्रोपेन और एथिल मार्केप्टन जैसी अन्य दुर्गंध देने वाली गैसों मिलाई जाती है। इसका उत्पादन दबाव में पेट्रोलियम को तरल रूप में परिवर्तित करके किया जाता है। इंडेन और भारत पेट्रोलियम एलपीजी की प्रमुख वितरण एजेंसियां हैं। एलपीजी से नाम मात्र के कण का उत्सर्जन करता है जबकि डीजल से कण का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। जो थोड़े मात्रा में उत्सर्जित होते हैं वे भी उतने जहरीले नहीं होते जितना जहरीले कण डीजल से निकलते हैं। यह आदर्श स्वच्छतम ज्वलनशील वैकल्पिक ईंधन है। नेक्स्ट है सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का उपयोग वाहनों में पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की बसें पूरी तरह से सीएनजी पर ही चलती है। दिल्ली में बसें और ऑटो रिक्शा भी सीएनजी पर चलते हैं। इससे दिल्ली शहर में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। सीएनजी डीजल की तुलना में एक एक स्वच्छ ईंधन है। वर्तमान में देश भर में कई शहरों और लंबी दूरी के परिवहन में सीएनजी का उपयोग होने लगा है। इसमें ज्यादातर 80 वायुमंडलीय दबाव में संकुचित मीथेन गैस होता है। अपने स्थिर मूल्य के कारण दीर्घकाल में सीएनजी डीजल की तुलना में 1/3 सस्ती गैस है। इसके अलावा यह आसानी से उपलब्ध है। इसकी कार्सिनोजेनिक क्षमता कम है। इसमें मिलावट नहीं की जा सकती है और यह उच्च माइलेज लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति किलोग्राम देने वाली गैस है। नवीकीय परमाणु ऊर्जा। नवीकीय ऊर्जा
अपने उच्च विनाशकारी मूल्य के लिए जानी जाती है। जैसा कि परमाणु हथियारों से पता चलता है, वाणिज्यिक मूल्य की ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए गैर नवीकरणीय नवीकीय ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। नवीकीय ऊर्जा दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, नवीकीय विखंडन और नवीकीय संलयन। नवीकीय विखंडन, जिसमें एक बड़ी द्रव्यमान संख्या वाले समस्थानिकों के नाभिक को न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा हल्के नाभिकों में विभाजित किया जाता है, ताकि एक श्रृंखला प्रतिक्रिया के माध्यम से भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो सके। विखंडन की दूर को नियंत्रित करने के लिए केवल एक मुक्त न्यूट्रॉन को दूसरे नाभिक पर प्रहार करने की अनुमति दी जाती है। परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम 235 नाभिकों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ये फॉर्मूला है, देख लीजिए। नाभिकों संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक हल्के तत्व के दो समस्थानिकों से एक भारी नाभिक बनाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इन नाभिकों को संलयन करने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान, लगभग 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग भाप के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो विद्युत टरबाइन को चलाता है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर के घटक। मॉडरेटर। मॉडरेटर भारी जल ग्रेफाइट, ड्यूटेरियम, पैराफिन जब तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉन मॉडरेटर पदार्थों के प्रोटॉन के साथ आमने सामने टकराते हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में बदल जाती है और इस तरह न्यूट्रॉन धीमे हो जाते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन कहा जाता है, जो ईंधन में U-235 के विखंडन का कारण बनता है। एक मिनट। तो चलिए आगे क्या लिखा है। नियंत्रण छठे कंट्रोल रोड्स। बोरोन या कैडमियम की छठे शीतलन कूलेंट यह पदार्थ जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के कोर से उत्पन्न ऊष्मा को हटाकर आसपास की ओर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। वैसे पदार्थ को शीतलक कहा जाता है। परीक्षण। नाभिकीय रिएक्टर को 2 से 25 मीटर मोटी क्रिंकेट की दीवारों से संरक्षित करते हैं ताकि परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्सर्जित विकिरण रिएक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों पर हानिकारक प्रभाव न पैदा कर सके। परमाणु ईंधन यूरेनियम 235, इसके लाभ क्या होते हैं? इसके लाभ क्या होते हैं? ये लाभ देखते हैं। बहुत कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देता है। तकनीक आसानी से उपलब्ध है। परमाणु ईंधन की बहुत कम मात्रा से बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न संभव है। कम परिचालन लागत। यह ऊर्जा के लिए औद्योगिक और घरेलू दोनों जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। पुनर्संसाधन या पुनर्चक्रण के माध्यम से परमाणु कचरे को कम किया जा सकता है। नुकसान। विकिरण से रोकथाम की प्रक्रियाओं के कारण स्थापना लागत ज़्यादा होती है। बड़े बुनियादी ढांचे के साथ एक केंद्रीकृत बिजली स्रोत की आवश्यकता है। ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के जोखिम होते हैं। एक बड़ी निर्माण अवधि की आवश्यकता है। परमाणु ईंधन एक सीमित ऊर्जा स्रोत है। यूरेनियम 30 से 60 साल 30 से 60 साल तक ही चल सकता है। यूरेनियम वो भी लिमिटेड है। स्थापना और संचालन में उच्च विशेषज्ञता और कौशल की आवश्यकता होती है। खनन में स्वास्थ्य और अन्य आपदाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन नेशनल सोलर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन 8 प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों में से एक है जिसमें जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना शामिल है। NAPCC को 30 जून
2008 को लॉन्च किया गया था और देश में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास की पहचान राष्ट्रीय मिशन के रूप में की गई थी। पारिस्थितिकी रूप से सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती को पूरा करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक प्रमुख पहल के रूप में राष्ट्रीय और मिशन शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 11 जनवरी 2010 को राष्ट्रीय और मिशन को मंजूरी दी, जहां एक मिनट। तो चलिए आगे क्या लिखा है। और देश में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास की पहचान राष्ट्रीय मिशन के रूप में की गई थी। पारिस्थितिक रूप से सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती को पूरा करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा एक प्रमुख पहल के रूप में राष्ट्रीय और मिशन शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 11 जनवरी 2010 को राष्ट्रीय सौर मिशन को मंजूरी दी। जहां तक भारत का संबंध है, निसंदेह और ऊर्जा में गैर नवीकरणीय और घटते ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने की जबरदस्त क्षमता है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन धूप बड़ी तीव्रता से और लंबे समय तक उपलब्ध होती है। इसके अलावा यह जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने के लिए ऊर्जा के विकेंद्रीकरण वितरण की अनुमति भी दे सकता है। ब्रांड नाम सोलर इंडिया को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और मिशन को देश भर में इसके प्रसार के लिए जल्द से जल्द और सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में भारत को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। मिशन को 3 चरण में शुरू ब्रांड नाम सोलर इंडिया को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और मिशन का देश भर में इसके प्रसार के लिए जल्द से जल्द और सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में भारत को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। मिशन को 3 चरण में शुरू किया गया। चरण 1 की अवधि 11वीं योजना की अवधि और 12वीं योजना के पहले वर्ष 2012 से 13 तक। चरण 2 की अवधि 12वीं योजना के शेष 4 वर्ष 2013 से 17 तक। ये सभी। मिशन का उद्देश्य क्या था? मिशन का उद्देश्य हमारे देश में केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों स्तरों पर सौर ऊर्जा के लिए सक्षम वातावरण स्थापित करना है। जून 2015 में 20,000 मेगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 2022 तक ग्रिड से जुड़े और सौर ऊर्जा के लक्ष्य को 1 लाख मेगावाट तक संशोधित किया गया था। सरकार को सब्सिडी के जोखिम से